सोचिए, साल है 1952 का। भारत में पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं। करोड़ों भारतीय पहली बार वोट डालने वाले हैं। लेकिन अचानक एक प्रत्याशी का नामांकन पत्र रिटर्निंग अफसर के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। वह उम्मीदवार खुद को ठगा हुआ महसूस करता है और तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहता है। यहाँ पर सवाल उठता है, क्या अदालत चुनाव की प्रक्रिया को पूरी होने से पहले उसमें हस्तक्षेप कर सकती है? यह सवाल सीधे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के सामने और उसका नतीजा बना ऐतिहासिक केस। केस का नाम है एनपी पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग अफसर 1952 सर्वोच्च न्यायालय। इस फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 329 खंड बी की व्याख्या की और आज तक ये केस तय करता है कि चुनावी विवादों को किस प्रकार सुलझाया जाएगा। इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि क्यों अदालतें चुनाव के बीच में दखल नहीं देती और क्यों केवल इलेक्शन पेटिशन यानी कि चुनाव याचिका ही चुनावी विवादों का सही रास्ता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले जो केस की पृष्ठभूमि है एनपी पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग अफसर, उस केस की पृष्ठभूमि को समझते हैं। एनपी पोन्नुस्वामी मद्रास विधानसभा चुनाव में 1951 और 52 में प्रत्याशी थे। उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने नामांकन खारिज कर दिया। पोन्नुस्वामी सीधे मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गए और अनुच्छेद 326 के तहत रिट जुरिस्डिक्शन का सहारा लिया, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। वजह थी अनुच्छेद 329 खंड बी। अब ये अनुच्छेद 329 खंड बी कहता क्या है उसको जान लीजिए। वो कहता है, अनुच्छेद 329 खंड बी कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन के चुनाव को केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है, और वह भी उसी प्रकार जिस प्रकार संसद या विधानमंडल के बनाए कानून में कहा गया हो। सरल शब्दों में अगर कहें तो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्या मुद्दे थे इस केस के अंदर। इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल थे, वो पहला था कि क्या रिटर्निंग अफसर द्वारा नामांकन खारिज किए जाने को चुनाव पूरा होने से पहले चुनौती दी जा सकती है। दूसरा, क्या अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को अधिकार है या अनुच्छेद 329 खंड भी इसे रोकता है। तीसरा, चुनाव इलेक्शन शब्द का दायरा क्या है, केवल मतदान दिवस या फिर पूरी प्रक्रिया। इस पर हम जानते हैं कि इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का इस केस के अंदर क्या फैसला रहा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति फजल अली ने ऐतिहासिक निर्णय दिया और कहा, पहला सबसे बात की अनुच्छेद 329 खंड बी के प्रतिबंध के बारे में। अदालत ने कहा कि चुनाव से जुड़ा कोई भी मामला अदालत में तब तक नहीं जा सकता जब तक चुनाव पूरी तरह समाप्त न हो जाए। उसके बाद ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। दूसरा, उन्होंने चुनाव शब्द का अर्थ भी बताया, इलेक्शन का अर्थ भी बताया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव का मतलब केवल वोटिंग का दिन नहीं है, इसमें पूरी प्रक्रिया शामिल है। अधिसूचना जारी होने से लेकर नामांकन, स्क्रूटनी, नामांकन वापस लेना, मतदान और परिणाम घोषित होने तक। और तीसरा जो सवाल का जवाब दिया रिटर्निंग अफसर के निर्णय के बारे में, उस पर कोर्ट ने यह कहा कि नामांकन खारिज होना भी चुनाव प्रक्रिया का ही हिस्सा है। इसे केवल चुनाव के पूरा होने के बाद ही चुनाव याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। और चौथा, अनुच्छेद 226 की सीमा पर बोले कि कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के रिट पावर्स भी, जो रिट शक्तियां हैं, वो अनुच्छेद 329 खंड बी के बाहर नहीं है, यानी कि रिट क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन चुनावों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पोन्नुस्वामी की अपील को खारिज कर दिया।
अब बात करते हैं कि इस केस में क्या क्या कानूनी सिद्धांत समक्ष आए। इस केस से कई महत्वपूर्ण सिद्धांत निकले। पहला, चुनाव याचिका की अनिवार्यता। सभी चुनाव विवाद केवल चुनाव याचिका के द्वारा ही तय होंगे, रिट के द्वारा नहीं। दूसरा, चुनाव का अनइंटरप्टेड फ्लो, अबाध फ्लो चलेगा। चुनावों का निर्बाध प्रवाह होगा। न्यायालयों द्वारा बीच में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। चुनाव के बीच में दखल से लोकतंत्र ठप हो जाएगा, इसलिए चुनाव को बीच में रोका नहीं जा सकता। तीसरा, चुनावी कानून की जो है वो विशेष प्रकृति है। चुनावी विवाद साधारण विवाद नहीं है, इनके लिए विशेष प्रक्रिया और समय सीमा तय है। चौथा, लोकतंत्र और न्यायपालिका के संतुलन के बारे में जो सिद्धांत निकल के आया वो ये है कि कोर्ट ने अधिकारों की रक्षा भी की और चुनाव की स्थिरता भी सुनिश्चित की है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपको लगता है कि यह नियम उचित है? क्या अदालत को चुनाव खत्म होने का इंतजार करना चाहिए या अन्याय होने पर बीच में ही हस्तक्षेप कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं हम इस फैसले के बाद में क्या प्रभाव पड़ा और कैसे जो दूसरे केस आए उसमें इस केस का संदर्भ दिया गया। ये फैसला भविष्य के कई केसों की नींव बना है, जिसमें पहला केस है मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त 1978, जिसमें कोर्ट ने दोहराया कि अनुच्छेद 329 बी चुनावों में हस्तक्षेप को रोकता है। इसके अलावा इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975 सर्वोच्च न्यायालय, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर चुनाव याचिका पर चर्चा की थी। और एक और केस है इलेक्शन कमीशन बनाम अशोक कुमार 2000 सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल छोटे प्रोसीजरल हस्तक्षेप संभव है, लेकिन चुनाव रोके नहीं जा सकते। केवल मामूली हस्तक्षेप की अनुमति दी है। आज भी चुनाव कानून के हर केस में पोन्नुस्वामी केस का हवाला दिया जाता है। अब इस फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण करना भी जरूरी है। एक सकारात्मक पक्ष है तो दूसरा नकारात्मक पक्ष है, दोनों को डिस्कस करना जरूरी है। जो सकारात्मक पक्ष है इस फैसले का वो ये है कि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से, अबाधित रूप से और लोकतांत्रिक बना रहा है ये फैसला। दूसरा, अदालतों के दुरुपयोग से बचाव हो रहा है। और तीसरा, कानूनी विवादों के लिए विशेष रेमेडी उपलब्ध है। ये बात यहां पर बता दी गई है और वो है चुनाव याचिका। और नकारात्मक पक्ष की बात करें, अगर अन्याय शुरू में हो जाए तो, जैसे कि जो नामांकन पत्र का रिजेक्शन है, तो क्या तब भी उम्मीदवार को अंत तक इंतजार करना पड़ता है? ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्याय में देरी से न्याय वंचित होता है। इसलिए ये केस लोकतंत्र को बचाता है लेकिन उसे रिजिड भी बना रहा है। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं और इस केस से हमने क्या सीखा उस पर बात करते हैं। तो हमने क्या सीखा? एनपी पुन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग अफसर 1952 सर्वोच्च न्यायालय के केस से पहला, चुनावी विवाद केवल इलेक्शन पेटिशन से तय होंगे। दूसरा, चुनाव का मतलब पूरी प्रक्रिया है, सिर्फ वोट डालना नहीं है। तीसरा, अनुच्छेद 226 की जो रिट पावर्स भी अनुच्छेद 329 खंड बी के बाहर नहीं है। चौथा, चुनाव सुचारू और अबाध प्रवाह से चलते रहने चाहिए। ये केस भारतीय चुनावी कानून की रीढ़ है और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। अगर मैं आपसे अंत में एक सवाल पूछूं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। और मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सवाल ये है कि क्या आप सहमत हैं कि अदालतें चुनाव के बीच में बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें, चाहे कितना ही बड़ा अन्याय हुआ हो? क्या आप, या फिर आपको लगता है कि अगर साफ अन्याय दिखे तो अदालत को हस्तक्षेप करना ही चाहिए? कमेंट्स में हमें बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद बहुत जरूरी है यहां पर।
क्योंकि अगर किसी भी उम्मीदवार का नामांकन पत्र रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया और वो गलत तरीके से किया गया है, उसके बाद अगर हम चुनाव होने का इंतजार करेंगे, चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया, दूसरा जो जिसका नामांकन पत्र एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था, वो तो जीत गया होगा, दूसरे कैंडिडेट तो जीत गए, उनके बीच में चुनाव हुए, तो उस स्थिति के अंदर क्या जिसका नामांकन पत्र रद्द किया गया, क्या उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय नहीं हुआ? तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या चुनाव के दौरान ही अदालतों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। याद रखिए, लोकतंत्र केवल वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र है चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और अबाध प्रवाह वाला रखना। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो के अंदर। आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, पूछिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।